Hello, good evening, students. Good evening, everyone. Okay, students, so let us revise for 5 minutes. But we were actually discussing for last two lectures, we are actually discussing the legal rules, or you can say the position of minor in Indian Contract Act, yeah, as per Indian Contract Act. Okay, उसमें I think approximately 7 to 8 points we have covered. Just I revise the headlines once again. What was the first point? Any contract made by minor or with minor is absolutely void, or you can say void ab initio. You can give reference of a very famous case study, Mori Bibi versus Dharmodash Ghosh. Okay, so any contract with minor or by minor is absolutely void, or void ab initio, cannot be enforced in the court of law. Then the second point was discussed was no ratification after attaining majority. बच्चों मैंने रेटिफिकेशन का मीनिंग बताया था. रेटिफिकेशन मतलब जैसे कि हिंदी मराठी में बोलते हैं ना हम लोग, मंजूरी देना. कि एनी कॉन्ट्रैक्ट which is made while you are minor cannot be enforced after you become major. That is not possible. Okay, that means minor cannot ratify the agreement on attaining majority. Okay, because the original agreement was made when he was or she was a minor. That same agreement cannot be enforced after the minor becomes major. That was the point actually. Point number 2, I hope सबको समझ में आ गया है. ओके, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था कि माइनर कैनॉट बिकम अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, बट ही कैन बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म फॉर द बेनिफिट्स. ये आप SYJC में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, CM में. दैट मीन्स पॉइंट क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर माइनर एक बेनिफिशियरी के तौर पर लिया जाता है, ओके, नॉट फॉर द लॉसेस, ओनली फॉर द बेनिफिट के तौर पर अगर उसको लिया जाता है, या माइनर बेनिफिशियरी का रोल प्ले करता है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्स्ड. ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर माइनर को एक बेनिफिशियरी के तौर पर लिया जा सकता है. माइनर कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट द लॉस. जब लॉस की बात आएगी तो लॉ बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड. ओके, फिर बच्चों मैंने चौथा पॉइंट पढ़ाया था, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. माइनर क्या कर सकता है, वो हमेशा अपने माइनॉरिटी को आगे करके बहुत सारे केसेस में बच सकता है. ओके, उसके ऊपर क्रिमिनल केस होने से बच जाएगा जस्ट बिकॉज ही इज अ माइनर. एंड ये बहुत सारे माइनर को पता है, इसलिए माइनर्स लोग क्या करते हैं, ये अपनी माइनॉरिटी को हमेशा प्लीड भी करते हैं, आगे रखते हैं शस्त्र के जैसे. Okay, so I have discussed that point 4 also. Point 5 was liabilities for necessary, very important. जहां पर quasi contract का एक इफेक्ट निकलता है बाहर कि if any major person has supplied any necessary to the minor, then that amount can be claimed by that person not against minor but against minor's property. I hope you remember that point. But only the necessary पर किया गया खर्चा can be claimed, not the expenses which are on luxuries, providing luxury to minor. Okay, so मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, जस्ट याद दिला रहा हूँ आपको. पॉइंट नंबर 6, बच्चों, देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट कि क्या गार्डियन जो होता है, गार्डियन जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, इज इट एनफोर्सेबल, इज इट वैलिड? तो आंसर यस भी था, नो भी था. ओके, एनी एग्रीमेंट जो गार्डियन करेगा, एंटर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, and if it is for the benefit of minor, then such contracts made by guardian can be enforced. But on the contrary, if any contract made by guardian
इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, माइनर के बेनिफिट के लिए नहीं है, माइनर को लॉस में डाल सकता है। ओके, then in this case that contract made by minor guardian person on behalf of minor is not enforceable, you can say it is void. So बच्चों आर्ग्यूमेंट दोनों तरफ जा रहा है। देन आई सेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। किसी भी माइनर के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने का केस नहीं किया जा सकता, बरोबर है, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही वॉइड है, तो उसको हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी फोर्स नहीं कर सकते। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओके, फ्रॉम द एंगल ऑफ माइनर। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने एग्जांपल दिया था फिल्म स्टार्स वगैरह का कि कोर्ट कैसे ऑर्डर देता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, but court cannot give order to a minor for such specific performance because contract with minor is absolutely void, तो कोर्ट के पास जाएगा ही नहीं ये पॉइंट एक्चुअली बच्चों के। एंड फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कोर्ट आल्सो कैनॉट डिक्लेयर माइनर एज इंसॉल्वेंट पर्सन, दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज माइनर इज नेवर पर्सनली लाइबल, माइनर को पर्सनल लाइबिलिटी कभी नहीं आती, इसलिए उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना ये पॉसिबल ही नहीं है। कोर्ट कभी भी माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करेगा। पॉइंट नंबर 9 बच्चों, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, वो फुल फ्लेश पार्टनर नहीं बन सकता, बट ऑफ कोर्स विद द कंसर्ट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स। सो दैट इज व्हाट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। पॉइंट नंबर 10, आई थिंक ये दिस वाज द लास्ट पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड। ओके, पॉइंट नंबर 11 से लगता है मुझे आपको पढ़ाना है। सो माइनर कैन बी एन एजेंट। बच्चों ये मैंने डिस्कस किया था कि माइनर जो है ही कैन प्ले द रोल ऑफ एजेंट, बराबर है, मतलब वो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल माइनर कैन प्ले एज अ रोल ऑफ एजेंट एंड कैन एंटर एन एग्रीमेंट्स विद थर्ड पर्सन, एंड वो थर्ड पर्सन से किए गए एग्रीमेंट्स के लिए कौन जिम्मेदार होगा, टाइप करो। अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो थर्ड पार्टी किस पर केस करेगा, माइनर एज एजेंट पर या प्रिंसिपल पर? प्रिंसिपल पर, ऑफ कोर्स, वेरी गुड। ओके, एंड बाद में प्रिंसिपल क्या माइनर के ऊपर केस करेगा क्या कि तेरे वजह से लॉस हुआ करके? लेकिन बाद में प्रिंसिपल माइनर के ऊपर केस कर सकता है क्या कि तेरे वजह से लॉस हुआ, तू एजेंट गिरी करने गया, वाट लगा दिया मेरा? ये भी पॉसिबल नहीं है, बरोबर है, वेरी गुड। तो आई थिंक आप जो आंसर दे रहे हो दैट मीन्स लास्ट लेक्चर आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बट बच्चे एक पॉइंट याद रखो, हाँ, ये माइनर कैन बी एन एजेंट एंड ही कैन बाइंड हिज प्रिंसिपल, his act binds principle, that is the point actually। okay, तो हमने पॉइंट नंबर 10 तक डिस्कस किया था बच्चों, लेकिन 11th पॉइंट देखो ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लगेगा आपको। पॉइंट नंबर 10 से उसको रिलेट करो। ऊपर हमने लिखा माइनर कैन बी एन एजेंट एंड बिकॉज माइनर कैन प्ले द रोल ऑफ एन एजेंट his act can bind his principal, that is what the actually the meaning is। एजेंसी का मतलब ही यही है। एजेंट वर्ड आता कहां से? एजेंसी से, आपने सुना होगा वर्ड। ओके, सो नेक्स्ट लाइन क्या कहता है, पॉइंट नंबर 11, आई थिंक दैट वाज नॉट डिस्कस लास्ट लेक्चर। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन, बराबर है। यहाँ जनरली अगर हम बात करें तो माइनर जो है वो अपने पेरेंट्स या अपने गार्डियन को उसके एक्ट से बाइंड नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन एजेंट। क्या समझा आपको? दो चीजें एक साथ समझाई। दैट मीन्स अगर माइनर पेरेंट्स या गार्डियन के लिए एज एन एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, एज एन एजेंट, तो उसके किए गए एक्ट से उसके पेरेंट्स एंड गार्डियंस बाइंड हो जाएंगे। बट अगर
that minor is not playing the role of an agent, वहां पे लॉ ऑफ एजेंसी एप्लीकेबल नहीं है, तो इन दैट सिनारियो ओके हम बोल सकते हैं कि माइनर के किसी भी एक्ट से उसके पेरेंट्स एंड गार्डियंस आर नॉट बाउंड, एटलीस्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Okay, we are talking in business sense, Indian Contract Act. I'm not talking about other acts. I'm not talking about other acts of India. Okay, जैसा कि मैंने बहुत पहले बताया था, देखो बच्चे याद होगा तो, कि अगर माइनर को पेरेंट्स अगर व्हीकल चलाने देते हैं जो कि लीगली अलाउड नहीं है क्योंकि उनका लाइसेंस बनता ही नहीं है, एंड माइनर ने कोई एक्सीडेंट किया तो उसके पेरेंट्स जिम्मेदार होंगे. तो ये लॉ लिखा है किसी और एक्ट में. इट इज नॉट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Let me clear, we are discussing Indian Contract Act, okay? We are discussing minor's position in Indian Contract Act in business sense. Okay? तो बच्चों, now let us read the whole point. क्या लिखा है देखो. In absence of authority, जहां पर माइनर को अथॉरिटी न दी गई हो एज एन एजेंट, इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, चाहे वो एक्सप्रेस अथॉरिटी हो या इम्प्लाइड अथॉरिटी हो, एन इन्फंट. बच्चों टाइप करो, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फंट? डू यू नो व्हाट हु इज इन्फंट? इन्फेंट का मतलब चाइल्ड, किड, छोटा बच्चा. यस, चाइल्ड बोलते हैं, किड बोलते हैं हम लोग, छोटा बच्चा. बरोबर है. तो क्या लिखा है देखो, इन एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी, चाहे वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड, एन इन्फेंट इज, बच्चों अंडरलाइन करो जिनके पास नोट्स है, नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग इज पेरेंट और गार्डियन इवन फॉर नेसेसरीज. मुझे याद होगा जब मैं नेसेसरीज का पॉइंट जब भी पढ़ाता था, मैं हमेशा क्या बोलता था कि अगर किसी ने माइनर को नेसेसरी सप्लाई किया है तो दैट अमाउंट कैन बी क्लेम्ड नॉट अगेंस्ट माइनर बट अगेंस्ट माइनर्स प्रॉपर्टी. आई हैव नेवर यूज द वर्ड अगेंस्ट माइनर्स पेरेंट्स, अगेंस्ट माइनर्स गार्डियन. कभी ऐसा वर्ड यूज किया है मैंने? नो, आई ऑलवेज यूज द वर्ड्स इट इज अगेंस्ट माइनर्स प्रॉपर्टी, नॉट अगेंस्ट माइनर. सो बच्चों, जहां पे स्पेसिफिक अथॉरिटी ना हो, वहां पे जनरल रूल क्या है कि एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट या गार्डियन को बाइंड नहीं कर सकता, नॉट इवन फॉर नेसेसरीज. हाँ, लेकिन लॉ एक साइड बात में ये भी कहता है कि अगर पेरेंट्स ने या गार्डियन ने ही उसको कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी दी है टू एक्ट एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ पेरेंट, देन अगर एजेंट की अथॉरिटी उसको दी है, then the parents will be liable for the acts of minor. वो हमने पॉइंट नंबर 10 में भी पढ़ा, तो पॉइंट नंबर 10 एप्लीकेबल हो जाएगा. ओके, तो लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल. बच्चों सी द सेंटेंस, पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, द पेरेंट्स विल बी हेल्ड लायबल ओनली व्हेन चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द पेरेंट्स, यानी ओनली इन दिस केस द पेरेंट्स को लायबल किया जा सकता है, because in this case parents are playing the role of principal and minor child is playing the role of an agent. तो बच्चों ऊपर का पॉइंट नंबर 10 एप्लीकेबल हो जाएगा. हैव यू अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 11? रिस्पॉन्स दो, यस नो लिख के. बच्चों पॉइंट नंबर 11, इज दैट क्लियर और डू यू हैव एनी डाउट? किसी को डाउट है तो जल्दी से टाइप कर दो शॉर्टकट में. सो 10 एंड 11 को जरा अच्छे से समझ के रखो. हाँ बच्चों, मैंने कहा ना एक लॉ ऑफ एजेंसी होती है, एक अलग से एक एक्ट होता है, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, बट वी कॉल इट एज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. वहां पे क्लियर कट लिखा है, एनी एक्ट डन बाय एन एजेंट बाइंड्स द प्रिंसिपल. ओके,
या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट करेगा उसको प्रिंसिपल हॉनर कर सकता है, ऐसा भी हमने पढ़ा है एक्सेप्शनल केस में। थर्ड पार्टी याद करो, सूट बाय थर्ड पार्टी, उसमें भी ये पॉइंट था। तो बच्चों लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन पॉइंट नंबर 12। ओके बच्चों, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट। माइनर एंड एडल्ट, एडल्ट मतलब वही मेजर पर्सन हु इज नॉट माइनर, यानी 18 ईयर्स एंड अबव। बच्चों ऐसा 2 मिनट समझ लो, एग्जाम्पल समझ लो। ओके एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि मान लो कि ए एंड बी, आप चाहिए तो साइड में अगर कुछ लिखने के लिए है तो ऐसा एक केस स्टडी बना सकते हो शॉर्टकट में समझने के लिए। ऐसा ए एंड बी, बच्चों दो पर्सन्स है, उसमें ए जो है वो मेजर पर्सन है, एडल्ट है, एंड बी जो है वो माइनर है, यानी एक एडल्ट है और एक माइनर है। दोनों जाकर दोनों जाकर मिस्टर सी से, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिस्टर सी थर्ड पार्टी उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मिस्टर सी यहाँ पर मेजर पर्सन है बच्चों, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट अलाउड नहीं है, सो वो मेजर पर्सन है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ एक मेजर एडल्ट पर्सन एंड माइनर है जो एक थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब कल को कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ, इन केस कल अगर कुछ प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुए, तो जो थर्ड पार्टी है ना सी, वो किस पर केस कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करने के लिए? टाइप करो, किस पर केस कर सकता है वो? ए एंड बी दोनों पर या सिर्फ ए पर? ओनली ए पर। आई थिंक यू अंडरस्टूड माई एग्जाम्पल, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यानी कि अगर मैं किसी छोटे बच्चे को मेरे साथ लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी से करता भी हूं, तो थर्ड पार्टी हैज राइट टू फाइल सूट ओनली ऑन एडल्ट मेंबर, नॉट ऑन माइनर। अब बच्चों फर्म पर जब केस होता है ना, मैं ओसीएम का पॉइंट बताता हूँ लेकिन लीगल पॉइंट बताता हूँ, कि पार्टनरशिप फर्म जिसमें एक माइनर को भी एडमिट किया गया है फॉर द बेनिफिट्स, तो जब केस करता है ना थर्ड पार्टी, तो इनडायरेक्टली माइनर पर केस नहीं होता वो, इट इज ओनली ऑन दोज पार्टनर्स हु आर मेजर पार्टनर्स। तो आई थिंक दिस इज अगेन वेरी सिंपल पॉइंट। ओके केस स्टडी का एक उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है, सो लेट अस रीड, इट्स वेरी सिंपल पॉइंट, आपको समझ में इमीडिएटली आ जाएगा। देखो क्या लिखा है, इन सच केस जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर एंड एडल्ट, ऐसा हेडिंग है। इन सच केस द एडल्ट विल बी लायबल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। क्लियर कर दिया एकदम सिंपल लाइन में, जो एडल्ट मेंबर होगा कॉन्ट्रैक्ट में, ही विल बी लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट द माइनर। फिर बच्चों फुल स्टॉप के बाद क्या लिखा है देखो, इन साइन दास वर्सेस रामचंद, एक केस लॉ है, वेयर देयर वाज अ जॉइंट purchased by two purchaser, one of them was minor, it was held that the vendor, बच्चों टाइप करो वेंडर मतलब कौन? एडल्ट एंड माइनर बायर्स थे, परचेस करने वाले, प्रॉपर्टी परचेस करने वाले। तो वेंडर कौन हो गया यहाँ पर? सेलर, थर्ड पार्टी, जिससे ये दोनों जाकर प्रॉपर्टी खरीदने का एग्रीमेंट कर रहे हैं। इट वॉज हेल्ड दैट वेंडर कुड एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट मेजर परचेसर एंड नॉट द माइनर। तो मुझे लगता है बच्चों पॉइंट नंबर 12 इज ऑल्सो एब्सोल्युटली क्लियर, इसमें डाउट का मुझे नहीं लगता कोई स्कोप है तो टाइप कर दीजिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट नंबर 12 है, आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ओके चलो पॉइंट नंबर 13 पर आते हैं बच्चों, श्योरिटी फॉर माइनर। श्योरिटी, नाउ क्वेश्चन इज, डू यू नो हु इज श्योरिटी?
एनीवन? आई एम गिविंग यू अ मिनट। रॉन्ग आंसर भी चलेगा बच्चों, कभी सुना होगा तो बता दो। श्योरिटी मतलब प्रूफ, लांस, ओके, आई थिंक ठीक है, नॉट एग्जैक्टली द वर्ड प्रूफ, ओके, आई थिंक मैं तो अभी एक्सप्लेन करूंगा ही, बट ऐसे ही देख रहा हूँ। आई थिंक सम स्टूडेंट्स आर टाइपिंग, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। रॉन्ग आंसर चलेगा, नो प्रॉब्लम, कभी सुना हो तो, अदरवाइज लीव इट। सो लेट अस स्टार्ट। आंसर है किसी का? गारंटी देना। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथ। गारंटी देना, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड। अक्षिता वेरी गुड, तेजल वेरी गुड, परफेक्ट, ये सही है आंसर। सुना होगा गारंटी देना, बराबर है बच्चों। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यू आर अ माइनर, ज्यादातर माइनर ही हैं आप लोग, आप माइनर हो। यू आर इन नीड ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल यू आर इन नीड ऑफ मनी। एक माइनर चाइल्ड है, उसको पैसे की जरूरत है, तो माइनर चाइल्ड जाकर फॉर एग्जाम्पल पैसा बोरो करता है, बरोबर है। एग्जाम्पल चलो, राहुल सर से बोरो करने गया हो, तो राहुल सर ने कहा कि देख बाबा तू माइनर है, मैं तेरे को कैसे पैसा दूं, मेरा पैसा रिकवर होने का कोई चांस नहीं है। तो उतने में मैंने बोल दिया, गिरीश सर ने बोल दिया कि राहुल सर आप माइनर को पैसा दो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, पैसे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उसने नहीं पे किया तो आई विल बी पेइंग दैट मनी, बरोबर है। तो बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं राहुल सर को एक प्रकार से श्योरिटी मिल गई कि चलो मैंने माइनर को पैसा दे भी दिया तो मेरा डूबेगा नहीं, गिरीश सर से मैं वसूल कर लूंगा, क्योंकि गिरीश सर ने मुझे वो प्रकार का एश्योरेंस दिया है। ओके, तो बच्चों ऐसे केस में जाहिर बात है कल को माइनर ने पैसा नहीं दिया, माइनर ने राहुल सर को पैसा नहीं दिया, तो जो श्योरिटी का रोल प्ले कर रहा था गिरीश सर, क्या गिरीश सर लायबल हो जाएंगे पैसा देने के लिए? यस, यस हो जाएंगे, बरोबर है बच्चों। सबका आंसर एकदम सही है, लेकिन आपको लगता नहीं कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है यहाँ? कोई बताएगा क्या आर्ग्यूमेंट हो सकता है? इतना आसान तो वो तो है, आपका आंसर सही है बच्चों, हाँ? लेकिन मैं और थोड़ा डिटेल में जाना चाहता हूँ, डीप में जाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या एक आर्ग्यूमेंट निकल सकता है? एनीवन? गिरीश क्यों देगा पैसा? हाँ, अभिशंकर अभी आ गए, देखो पॉइंट पर, वेरी गुड। कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या मैं मना कर सकता हूँ क्या राहुल सर को कि मैंने जो प्रॉमिस दिया था उसके बदले मेरा क्या? नो कंसिडरेशन, तो मैं क्यों दूं पैसा? तो बच्चों ऐसा नहीं चलेगा, बिकॉज आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ, देयर इज अ लीगल वर्ड, आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ श्योरिटी। मैं आपको बता दूं, सीए एंड सीएस स्टूडेंट्स, सीएस स्टूडेंट्स तो इसी साल पढ़ेंगे,
सीए स्टूडेंट शायद नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में। बच्चों देयर इज अनदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्लियर कट लिखा है कि श्योरिटी जो है दैट पर्सन विल बी लायबल इवन दो हिज प्रॉमिस इज विदाउट कंसिडरेशन। यानी बच्चों बोलो गिरीश सर लायबल है या नहीं है, वापस एक बार टाइप करो। है, लायबल है इवन दो इट इज विदाउट कंसिडरेशन। लेकिन मैं वो पूछना चाहता था आपसे, मुझे लगता है कि वो कंसिडरेशन वाला टॉपिक जिसमें हमने ज्यादा टाइम लिया है बहुत लोग को कवर हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से आपने आंसर दिया सब लोगों ने तो नहीं दिया, बट एक 5-10 लोगों ने तो दिया क्लियर कट आंसर। वेरी गुड। तो बच्चों लेट अस रीड। तो बच्चों में कोई भी पॉइंट जो पढ़ा हुआ है ना कहीं रिलेट कर रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, देखो तो वो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा क्यों? तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लिखा है, देखो बच्चों क्लियर कट लिखा है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है ये। मैंने कहा था ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, बरोबर है। ऐसे दो तीन प्रकार के हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, उसमें क्लियर कट लिखा है व्हेन एन अडल्ट स्टैंड्स श्योरिटी फॉर माइनर। जब गिरीश सर ने एक माइनर के लिए श्योरिटी के तौर पर काम किया, देन गिरीश सर इज लायबल टू राहुल सर एज देयर इज डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड थर्ड पार्टी। इज दैट ओके विथ एवरीवन? So in contract of guarantee, when an adult stands surety for minor, then he, यानी कि that adult is liable to third party as there is direct contract between surety and third party. आप बोलेंगे सर हाउ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन श्योरिटी एंड थर्ड पार्टी, तो उसके लिए आपको डिटेल में कौन सा एक्ट पढ़ना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो मैं राइट नाउ पूरा नहीं पढ़ा सकता, आपको अभी पॉसिबल नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ाना। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस लॉ कि इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी surety will be liable to principal debtor. That third party is called actually principal debtor. यहाँ third party लिखा है, I am using that correct word. जब आप पढ़ेंगे तो you are going to use these words. So surety is liable to third party, that is principal debtor, even though it is without consideration, because it is contract of guarantee, special contracts. Special contracts में consideration यहाँ नहीं है तो भी बच्चों surety will be liable. Are you getting the point number 13? श्योरिटी मतलब वन हु गिव्स गारंटी कि हाँ आप इसको पेमेंट दे दो, नहीं मिला तो मैं दे दूंगा आपको पेमेंट। गारंटी कोई ले लेता है पेमेंट करने की। ओके, सो दैट इज श्योरिटी। एनीवे, तो बच्चों पॉइंट नंबर 14 मैं आपसे सवाल करता हूँ, ऐसी आप वो पढ़ो नहीं है नोट्स को, पहले आप अपने आंसर दो। क्या माइनर किसी कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है? क्या माइनर किसी कंपनी का शेयर होल्डर हो सकता है? द आंसर इज एब्सोल्यूट नो। द रीजन बीइंग शेयर होल्डर होना भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एंड माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट या माइनर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा दैट इज एब्सोल्युटली वॉइड। इसलिए एज अ माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता, एंड गलती से अगर वो शेयर होल्डर बन भी गया, उसका शेयर रजिस्टर में नाम आ भी गया, तो भी वो नाम बाद में कैंसिल करना पड़ता है कि चलो मिस्टेक हो गया करके वो नाम निकालना पड़ेगा शेयर रजिस्टर से। गेटिंग दैट? पढ़ते हैं क्या लिखा है, माइनर एज अ शेयर होल्डर, a minor being incompetent to contract, we know that he is not capable of entering a contract, cannot be a shareholder of the company। clear cut लिखा है बच्चों, a minor being incompetent to contract cannot be a shareholder of the company if by mistake, कहीं गलती से, he becomes member, अगर गलती से कहीं वो मेंबर हो गया, शेयर होल्डर हो गया, द कंपनी कैन रिसाइन द ट्रांजैक्शन,
बच्चों सब लोग वर्ड टाइप करो, रिसाइंड, एंड मीनिंग भी बताओ क्या हो सकता है उसका। कंपनी कैन रिसाइंड द ट्रांजैक्शन। रिसाइंड बहुत ही स्पेशल वर्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आगे एक दो टॉपिक में आएगा ये वर्ड रिसाइंड एक दो टॉपिक में आएगा, बहुत बार आएगा। एंड बच्चों इसका मीनिंग है वेरी गुड, कैंसलेशन, कैंसल करना, रिजेक्ट करना। चलेगा दीक्षा आंसर, हाँ दिशा आंसर चलेगा वो। कैंसल करना, रिजेक्ट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना बच्चों। इसको हम कहते हैं रिसीशन। रिसाइंड इज अ वर्ब, बरोबर है, रिसीशन इज अ नाउन। कंपनी कैन रिसाइड द ट्रांजैक्शन एंड रिमूव हिज नेम फ्रॉम रजिस्टर, हिज या हर जो भी है, नेम फ्रॉम रजिस्टर। बट, बट लिखा है बच्चों, बट मतलब कुछ तो अभी रिवर्स बोलेगा ये। बट, अब बट के बाद क्या लिखा है देखो, बट अ माइनर में एक्टिंग थ्रू हिज, अंडरलाइन, लॉफुल गार्डियन, लॉफुल गार्डियन। अगर यही माइनर बच्चों लॉफुल गार्डियन की मदद से अगर शेयर होल्डर बनता है, तो बच्चों ये उसकी जो शेयर होल्डर का ये है रोल, वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, वापस बोलता हूं, शेयर होल्डर के तौर पर उसका नाम नहीं जाएगा, बट ही विल बी ट्रीटेड एज अ शेयर होल्डर, एंड उसकी जगह पे उसका जो लीगल गार्डियन है उसका नाम डाला जाएगा। एंड जिस दिन ये माइनर मेजर बन जाएगा, वो लीगल गार्डियन का नाम वहां से निकल जाएगा, एंड अब इसका नाम वहां पे चढ़ जाएगा। जब तक ये माइनर से मेजर नहीं हो जाता, तब तक शेयर होल्डर के जगह माइनर का नाम न होकर उसके लॉफुल गार्डियन का, जहां पर कोर्ट ऐसे किसी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में परमिशन देता है, ओनली इन दैट केस माइनर में बिकम शेयर होल्डर। बट मैं फिर कह रहा हूं, उसका पर्सनली नाम नहीं जाएगा, उसके लॉफुल गार्डियन का नाम शेयर रजिस्टर में जाएगा। एंड जिस दिन वो मेजर बनेगा, गार्डियन का नाम कैंसल, उसका नाम चढ़ जाएगा उसके ऊपर। ओके बच्चों, ये सारी चीजें जो है लीगल एंगल जरा समझनी जरूरी है, बरोबर है। आप कंपनीज एक्ट वगैरह पढ़ोगे तो उसमें भी शायद इसका इफेक्ट आता है, आप पढ़ेंगे शायद और डिटेल में इसको, एज अ शेयर होल्डर का रोल क्या हो सकता है करके। यहाँ बहुत ही शॉर्टकट में दिया है उन्होंने। ओके, तो बच्चों लास्ट का दो लाइन पे वापस ध्यान दो, बट माइनर में acting through his lawful guardian become shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him. ओके अब ये फुल्ली पेड शेयर्स वगैरह मतलब क्या अकाउंटिंग में आपको अच्छे से मालूम है। ओके जिसका भी कोई कॉल मनी बाकी ना हो, फुल्ली पेड शेयर्स का सर, फुल्ली पेड शेयर बरोबर है ना, कोई कॉल बाकी नहीं, कॉल। इज दैट ओके विद स्टूडेंट एवरीवन? यस, एनी डाउट? मुझे लगता है यहाँ आएगा डाउट, हो सकता है कोई कंफ्यूजन है बच्चों पॉइंट नंबर 14 में, कि क्लियर है सबको? ओके, जनरली देखा जाए बच्चों तो माइनर शेयर होल्डर बन ही नहीं सकता, ही कैन नॉट परचेज शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, शेयर मार्केट के थ्रू डीलिंग भी नहीं कर सकता वो। डील करना मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो बच्चों पॉसिबल नहीं है। ओके चलो, तो मैं अजम्पशन करूं क्लियर है बच्चों, बढ़ू आगे? इज कॉन्सेप्ट क्लियर विथ एवरीवन? ओके ठीक है चलो बच्चों, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। हाँ ये जो वर्ड है ना लाइबिलिटी, दिस इज लास्ट पॉइंट, बच्चों 15 पॉइंट लास्ट पॉइंट, फिर वो माइनर की जो पोजीशन है बच्चों वो सारे 15 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स
फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी यूज द वर्ड टॉर्ट, तो एक्चुअली टॉर्ट का मतलब क्या कि आप ऐसा, माइनर चाइल्ड कुछ ऐसा कार्य करता है विच इज अगेंस्ट लॉ, गलत करना लीगली। जैसा कि कभी कभी कुछ माइनर बच्चे क्राइम करते हैं, बरोबर है, किसी को मारने पीटने में भी साथ देते हैं, ये हो गया टॉर्ट, बरोबर है। अब आपकी बुक ने क्या लिखा है बच्चों, देखो ना क्या लिखा है, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, यानी कुछ तो ऐसा गलत किया है जो समाज के लिए हानिकारक है, विच इज फोरबिडन बाय लॉ, यू कैन से विच इज हैविंग एलिमेंट ऑफ क्राइम, उसको हम टॉर्ट कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए ना, अगर आप कहीं लिख सकते हो बच्चों, तो जरा ये लिख के रखो मैं क्या कह रहा हूं। टॉर्ट इज अ, टॉर्ट इज, अगर लिख रहे हैं साइड में तो कहीं लिख के रखो, टॉर्ट इज एन अनलॉफुल एक्ट, अनलॉफुल एक्ट और wrong doing, or wrong doing something, or wrong doing something which creates liability, which creates liability on the minor, which creates liability on the minor। यानी बच्चों टॉर्ट्स का मतलब सिर्फ गलत काम करना नहीं, टॉर्ट्स का मतलब कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना, माइनर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से उसके ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है, उसके ऊपर एक प्रकार की लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है, एंड इस लाइबिलिटी के लिए वो पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। अब आप बोलेंगे सर क्या उल्टा बोलने लगे 14 पॉइंट पढ़ाने के बाद, आपने ही पढ़ाया था कि माइनर विल नॉट बी लाइबल, बरोबर है। तो बच्चों आप हेडलाइंस पे ध्यान दो, माइनर विल बी लाइबल, उसकी लाइबिलिटी एक ही जगह आती है, कहां पर, टॉर्ट्स, लिखा है ये देखो ना हेडिंग, लाइबिलिटी फॉर टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब समथिंग रॉन्ग डूइंग या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द माइनर, बरोबर है। एंड ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वजह से जो लाइबिलिटी आती है वो माइनर को पूरी करनी पड़ेगी, माइनर को जिम्मेदार ठहराया जाएगा उसके लिए, बिकॉज उसने जो किया है वो टॉर्ट की डेफिनेशन में आता है। एंड माइनर जब कोई टॉर्ट करेगा तो वो टॉर्ट से जनरेट होने वाली लाइबिलिटी के लिए वो जिम्मेदार होगा, बाकी उसकी कहीं पर भी जिम्मेदारी नहीं थी। देखो जिम्मेदारी एक ही जगह पे उसकी रखी गई है, एंड दैट इज इन केस ऑफ टॉर्ट्स। अच्छा इसलिए मैंने आपको अलग से इसका एक डेफिनेशन लिखाया, ओके। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग समझते हो ना सब लोग, मैंने पहले भी बताया हुआ है, आपने भी मीनिंग बताया था। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या, कि चलो किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, प्रॉमिस किया है, एंड प्रॉमिस फुलफिल नहीं करना, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन ड्रॉई डिसऑनर्स द बिल ऑन ड्यू डेट, इट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ड्रॉइज एंगल, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नॉट फुलफिलिंग द प्रॉमिस, ओके। तो बच्चों दिस इज, ये लास्ट पॉइंट मैं रीड करके अभी आपको समझा रहा हूं कि हाउ द लाइबिलिटी इज इम्पोज्ड ऑन द माइनर इन केस ऑफ टॉर्ट। जब भी टॉर्ट होगा बच्चों, वो टॉर्ट के लिए माइनर को लाइबल ठहराया जा सकता है, ऐसा हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है, बरोबर है। अब वो कैसे, जरा देखो, अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, ओके, सिविल यानी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ गलत। अ माइनर इज लाइबल, बच्चों अंडरलाइन द वर्ड, फर्स्ट टाइम ऐसा आ रहा है देखो कि माइनर की कुछ लाइबिलिटी आ रही है। माइनर वॉज लाइबल फॉर नेसेसरीज, बट वहां पर भी वो पर्सनली लाइबल नहीं, उसकी प्रॉपर्टी वॉज पर्सनली लाइबल, ओके। A minor is liable in tort unless
the tort in reality is a breach of contract. मतलब ये टॉर्ट जो भी हुआ है वो किसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हुआ है। कैसे, मैं बताता हूँ। वेयर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स, जहां पर एक माइनर ने किसी से हॉर्स बोरो किया कि मुझे ये हॉर्स दे दो, मैं राइडिंग करूंगा, बरोबर है। तो ठीक है ना, चलो। अब यहाँ पे हॉर्स को कुछ हो जाता है, तो मान लो मैंने हॉर्स दिया था उसको, तो मैं माइनर को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि माइनर के ऊपर केस नहीं होता है। लेकिन माइनर ने क्या बोलकर मेरे से लिया था हॉर्स कि मुझे राइडिंग करनी है, तो मैंने उसको राइडिंग करनी है करके हॉर्स दिया। उसने बोरो किया हॉर्स मेरे से, लेकिन उसने राइडिंग करने की बजाय क्या किया, उसके किसी फ्रेंड को ये हॉर्स दे दिया। ये गलत हो गया। माइनर को देना चाहिए था क्या वो हॉर्स किसी और को? किसी और को देने के लिए दिया था क्या मैंने हॉर्स? मैंने किसको दिया था राइडिंग करने के लिए हॉर्स? माइनर को। लेकिन माइनर ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या किया, उसने ये हॉर्स किसी और को दे दिया, उसकी किसी एक फ्रेंड को दे दिया। और उसके फ्रेंड ने ये हॉर्स को पता नहीं क्या कर दिया, इतना तेज उसको भगाया, गिराया, एंड वो हॉर्स मर गया। अब बच्चों, जो हॉर्स मर गया उसके लिए क्या मैं माइनर को लायबल ठहरा सकता हूँ? टाइप करो। इस केस में क्या मैं माइनर को लायबल ठहरा सकता हूँ? Yes, Savio, your doubt is very clear. Yes, here also he cannot plead a minority, because मैं यहाँ पर उसको क्लियर कट बोलूंगा कि बाबा तूने मेरे से हॉर्स बोरो किया था फॉर राइडिंग पर्पस, कि मैं राइडिंग